हेलो बच्चों। बेटा अब हमारा नया जो मैं चैप्टर पेपर कराने वाला हूँ वो पेपर है अपना सीबीएसई बोर्ड का 2025 का सेट वन। राइट, देखते हैं बेटा इसमें कैसे क्वेश्चंस थे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आया बेटा एब नॉर्मल मोलर मास से, जो कि टॉपिक है आपका चैप्टर सॉल्यूशन से। ठीक है, तो वहाँ से हम वांट ऑफ फैक्टर वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो एसोसिएशन में ये पूछ रहा था एब नॉर्मल मोलर मास में क्या होगा। एसोसिएशन के केस में एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो उसमें होगा बेटा इंक्रीज होता है। ध्यान रखना है, एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है एसोसिएशन के केस में। क्योंकि क्या होता है एसोसिएशन में पहले टू पार्टिकल्स होते हैं, पहले होते हैं टू पार्टिकल। मान लीजिए मैंने ए पार्टिकल, एक ए है पार्टिकल, उसके 2 मोल ले लिए और बाद में वो A2 की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे केस में क्या है कि जब ये 2 पार्टिकल्स है तो इनका मास अलग अलग कंसीडर होता है, लेकिन जैसे ही क्या है दोनों कंबाइंड होते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग होती है, तो फिर क्या होता है एक दोनों का मास ऐड हो जाता है। और दोनों का मास ऐड हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो उनका ओवरऑल मास इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर विल बी फर्स्ट। तो पहले का आंसर बेटा ए है। राइट, सेकंड देखेंगे। सेकंड है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है और उसमें दो हमें क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। ठीक है, और हमें फार्मूला इसमें बेटा लगाना है। ठीक है, ई सेल, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल टू हो जाएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। सब बच्चों को पता है, ये आसान क्वेश्चन है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, अब हमें दिक्कत कहाँ आती है कि भी एनोड किसको लें और कैथोड किसको लो। तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो भी ज़्यादा होगा ना, जो भी ज़्यादा होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वो आपको कैथोड पे लेना है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो आपको एनोड पे लेना है। तो एसएन जो लेना है वो हमें कैथोड पे लेना है, तो कैथोड पे आ जाएगा प्लस 0.15, माइनस लगाना है। फिर उसके बाद क्रोमियम का लेना है माइनस का 0.74। जब दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास बेटा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन आएगा और वही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। राइट, प्लस 0.89। सॉल्यूशन कैसे होगा, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। राइट, तो कर लेंगे बेटा इसको। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये कौन से टॉपिक से है, ये है बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट से। डी ब्लॉक एलिमेंट से ये हमसे पूछा है स्पिन एंगुलर मोमेंट पूछा है हमसे, स्पिन एंगुलर मोमेंट। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मूला लगता है म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन और n+2 ये वाला फार्मूला लगता है। यहाँ पर n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमें पता है कि Cr है, Cr है हमारे पास क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 24, लेकिन Cr+3 का 24 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, नॉर्मल Cr जब Cr का करते हैं ना हम बेटा, जब नॉर्मली हम किसका करते हैं, नॉर्मल हम जब Cr का करते हैं तो Cr का आता है 24 होता है, तो 24 को आप लिखोगे कैसे, 3d5 4s1, 3d5 4s1। अब हम उसने क्या है 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो एक S से चला जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन D से चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 3d3। तो D में n की वैल्यू 3 आ गई, यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। उन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बेटा इसमें रखेंगे आप, तो √15 आएगा। √15 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 3.87 आंसर आ जाएगा। राइट, तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, जो भी आंसर आएगा। ठीक है ना, आप कैलकुलेट कर लेना। एसिडिफाइड KMnO4 ऑक्सीडाइज सल्फाइड्स टू, जो एसिडिफाइड KMnO4 है वो सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। देखो ये आपका सल्फाइड है, SO3 2 नेगेटिव। अब इसको ये कन्वर्ट कर देता है बेटा किस में, SO4 में। ये तुम्हें ध्यान रखना है, SO4 2 नेगेटिव। ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। जो हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट वाला टॉपिक है उसको यदि सब बच्चे अच्छे से उसकी रिएक्शंस को देख लेंगे तो वहाँ पर ये रिएक्शन लिखी हुई है, तो एक बार उसको ज़रूर देख लें। ठीक है ना, यानी जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मिलेगा और वहाँ से आप क्या है इसके आंसर को देख सकते हैं, पूरी रिएक्शन को आप वहाँ से देख सकते हैं। राइट, आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर है बेटा 5 क्वेश्चन जो है वो आया है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। सिंपल IUPAC नाम पूछा है। सबसे पहले लिगेंड लिखेंगे तो डाईएमीन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम, और इसमें 4th क्लोराइड आ जाएगा क्योंकि वैलेंसी इसकी क्या है 2 तो इसके ऊपर चार्ज है ही, और उसके बाद 2 चार्ज और क्लोरीन की वजह से आएगा, तो टोटल चार्ज 4 हो जाएगा।
तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, डाईएमीन डाईक्लोराइड और प्लेटिनम फोर्थ। ठीक है, आयन वगैरह लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है बेटा 6। देखो 6 क्वेश्चन जो है ना वो आया है हमारे पास हेलो एल्केन्सी, और ये टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी में भी ब्रांचिंग वाला टॉपिक है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ब्रांचिंग बढ़ने से घटता है। ये हमने पढ़ा था और हमें पढ़ाया गया है टीचर्स ने कि भाई जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे ही क्या होता है, सरफेस एरिया घट जाता है। सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा भाई, सबसे कम ब्रांचिंग है सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सेकंड वाला सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और सेकंड वाला केवल एक ही ऑप्शन में सबसे ज़्यादा है, वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे कम सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है थर्ड वाले में, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया सबसे कम रहेगा। फिर उससे ज़्यादा फर्स्ट वाले में, फिर उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट वाला क्योंकि उसमें ब्रांचिंग है लेकिन कम है थर्ड से, और सबसे कम ब्रांचिंग है हमारे पास फर्स्ट में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अगला देखेंगे बेटा, नेक्स्ट हमारे पास एल्काइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व। देखिए जब भी SN2 रिएक्शन की बात आती है ना, SN2 रिएक्शन में बेटा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ठीक है, और SN1 में क्या होता है, रिटेंशन भी होता है, रेसिंग मिक्सचर भी बनता है, और कार्बोकैटायन बनता है। जो तीनों ऑप्शन है वो तो SN1 के हैं, जबकि सी ऑप्शन जो है ना बेटा वो SN2 का है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो होता है, यदि वाटर, एल्कोहल और फिनॉल लें हम, तो सबसे कम एसिडिक है एल्कोहल, सबसे कम एसिडिक है बेटा एल्कोहल। ठीक है, उससे ज़्यादा एसिडिक है वाटर, और उससे ज़्यादा एसिडिक है फिनॉल, यानी फिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो पहले और दूसरे ऑप्शन में ही फिनॉल है जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो इसका मतलब है सी और डी तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें क्या है, एक में वाटर को ज़्यादा एसिडिक दिखा रहा है, एक में एल्कोहल को, तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है। तो ऑप्शन पहले में से और दूसरे में से ही हमें फाइंड करना है। अब ये क्या होता है, मैंने बताया था एल्कोहल सबसे कम होती है इन तीनों में, और उससे ज़्यादा हाइड्रोजन, उससे ज़्यादा तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये है हमारे पास एल्कोहल फिनॉल ईथर से क्वेश्चन है, और सातवां क्वेश्चन भी हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन से है। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है द एसिड फॉर्म्ड व्हेन प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। प्रोपाइल का मतलब है तो उसमें 3 कार्बन है, एक कार्बन CO2 से आएगा, तो टोटल हमारे प्रोडक्ट में 4 कार्बन होने चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से, और स्पेशली कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टॉपिक से। राइट, कौन से है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टॉपिक से ये हमारे पास क्वेश्चन आया बेटा। ठीक है, तो हमें पता है कि इसमें जो प्रोडक्ट है ना उसमें 4 कार्बन होने चाहिए, और एक सारे प्रोडक्ट में देखेंगे तो किसी में जैसे मान लो ए में 4 कार्बन है, बी में केवल 2-3 कार्बन है, सी में 2 कार्बन है, और डी में 3 कार्बन है, तो हमें 4 कार्बन प्रोडक्ट चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। राइट, तो और इसको कुछ क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना रिएक्शन को। ठीक है, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आता है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द बेस्ट एजेंट फॉर कन्वर्टिंग प्रोपेन एमाइड। देखो प्रोपेन एमाइड से प्रोपेन एमीन बनाता है। ठीक है, यानी कार्बन कम नहीं हो रहे हैं, जब कार्बन कम नहीं केवल रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, हम रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ना तो XS2 है, ना Br2NH, ना आयोडीन, रेड फॉस्फोरस, कुछ नहीं। ठीक है ना, केवल क्या है LiLH4 इन ईथर। ये आया है क्वेश्चन बेटा एमीन से और मेथड ऑफ प्रिपरेशन से, जहाँ पर लिखा हुआ है बाई रिडक्शन ऑफ एमाइड, एमाइड का रिडक्शन करके एमीन बनाना। ठीक है, तो अच्छे से उसको पढ़ लेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी बुक और नोटबुक अपना अच्छे से रखो, अपने दोनों बुक, और अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑन हीटिंग विद एचाइड फॉर्म नॉर्मल हेक्सेन, ये भी बात बिल्कुल सही है। इट एग्जिस्ट इन फ्यूरानोज फॉर्म, ये गलत है। ठीक है, एल्कोहल जो होती है ना वो पायरानोज फॉर्म में होती है, ना कि फ्यूरानोज फॉर्म में, और ये सिर्फ टेस्ट नहीं देती, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सिर्फ टेस्ट वो देते हैं जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन फ्री ग्रुप फ्री होते हैं, लेकिन इसमें फ्री नहीं ऐसा माना जाता है, क्योंकि एल्कोहल जो है वो ग्लूकोज 2 साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यानी ओपन चेन और साइक्लिक दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो सिर्फ टेस्ट नहीं आता है क्लियरली। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ग्लूकोज फ्यूरानोज फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये ग्लूकोज के लिए एक रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका हो गया सी, इसका हो गया बेटा डी, इसका हो गया ए, इसका हो गया ए, इसका हो गया हमारा सी। ठीक है, अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर। ये बेटा आया है ऑस्मोसिस से, और ऑस्मोसिस में भी हमारे पास क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस तो वहाँ पर क्या है, ये लिखा हुआ है
कि जब अनराइप मैंगो को हम क्या है सॉल्ट सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे तो उसका वाटर जो होता है, ठीक है, वो अपने वाटर को लूज़ कर देता है और वो प्रक्रिया होती है बेटा ऑस्मोसिस। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी वाटर लूज़ करेगा और वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है असर्शन रीजन से क्वेश्चन आया बेटा। असर्शन रीजन से देखिए, असर्शन है हमारे पास कि ये दोनों आपस में क्या है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। देखो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड होते हैं, ठीक है। अब ऑल लिगेंड अटैच टू द मेटल आर सेम, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब है इसका ए भी सही है और बी भी सही है, और बी जो है वो ए का करेक्ट ऑप्शन भी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, इसमें ए आ जाएगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14। ये कह रहा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीज इन ऑर्डर, ये भी सही है क्योंकि जितना देखो आर आई का मास ज़्यादा होता है सी बी आर से, बी आर का मास ज़्यादा हो सी एल से, सी एल का मास ज़्यादा होता है एफ से, और जैसे मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये हमने पढ़ा था। हेलो एल्किन का क्वेश्चन है ये, जो 13 क्वेश्चन था ये बेटा कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, ये हेलो एल्किन का क्वेश्चन है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर कंसिडर हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये भी बात सही है, ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। कि हाइड्रोकार्बन में तो होता है बेटा क्या नाम है डिस्पर्जन और लंडन फोर्स, ठीक है, और जबकि एल्काइल हैलाइड में होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो कि स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, दोनों ही सही हैं, लेकिन जो बी है ना वो एक्सप्लेनेशन नहीं है एक ही, तो इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा। दोनों ऑप्शन सही हैं बट बी इज नॉट, यानी रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब आएगा 15 क्वेश्चन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ मेथॉक्सीमीथेन, बिल्कुल सही बात है। बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का ज़्यादा होता है क्योंकि इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, और मेथॉक्सीमीथेन से, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दियर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथेनॉल, देखो इथेनॉल में क्या होती है इंट्रामोलिकुलर, ये बात गलत है, इथेनॉल में इंटरमोलिकुलर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन सही है रीजन गलत है, असर्शन सही है रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16। ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये बात बिल्कुल सही है। ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और ये कह रहा है कि ज़्यादातर नेचुरली अकरिंग उनकी एल फॉर्म, ये बात बिल्कुल सही है, यानी दोनों ही सही हैं, लेकिन ऑप्शन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ये हमारे पास बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है बेटा, 16 क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से है, 15 क्वेश्चन हमारे पास एल्कोहल फिनॉल ईथर से है, और 14 हमारे पास हेलो एल्केन से है, और 13 हमारे पास है बेटा कहाँ से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। आगे देखते हैं बेटा, ये आपका मार्किंग स्कीम है, अच्छे से इसको पढ़ लेना और पीछे से क्वेश्चंस को देख लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीजन बताने हैं हमको, कि हमें रीजन देना है कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन ओपन पैन, ठीक है। देखो यदि हम क्या है किसी ओपन बर्तन में क्या है खाना पकाते हैं तो उसमें देरी लगती है, जबकि कुकर में पकाते हैं तो जल्दी से, क्योंकि कुकर के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिर ऐसे केस में उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा तो जल्दी से क्या हो जाएगा, हमारा खाना पक जाएगा। आ रहा है नहीं समझ में, ठीक है ना। जब पानी ज़्यादा टेम्परेचर बॉयल करेगा तो जल्दी से उसमें रखे हुए फूड को गला देगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, और मार्किंग स्कीम में आगे मार्किंग स्कीम है, अच्छे से उस लाइन को अच्छे से पढ़ लेना। और ये है चैप्टर हमारा सॉल्यूशन से, क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई, देखो दो लिक्विड को मिक्स किया, वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीज, वॉल्यूम घट गया, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम द लाउड लॉ इज सोन बाय द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो नेगेटिव डेविएशन, इसका एक आंसर हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन। और व्हाट चेंज इन द टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व, देखो टेम्परेचर इसमें बढ़ जाता है और बेटा सॉल्यूशन हीट हो जाता है, क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, यही हमें इसमें लिखना था, यही हमारा आंसर है, ठीक है। 2 नंबर में है, आधा आधा नंबर मिल जाएगा जो इतना आप लिखोगे। और आगे मार्किंग स्कीम आप एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर इसका बी है, डिफाइन एजियोट्रॉप्स, देखो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, द बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैन नॉट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर बाइनरी मिक्सचर होते हैं, सबसे पहले इनमें 2 ही कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं और सेपरेट नहीं होते, किसके द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। और व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स इज फाउंड बाय नेगेटिव डेविएशन, देखो नेगेटिव डेविएशन जो होते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स इज फाउंड बाय द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ गिव रीजन, तो यहाँ नेगेटिव डेविएशन जो शो करते हैं बेटा वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, आ गया नहीं, मिनिमम
नहीं, नेगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, क्योंकि क्या होता है उसमें अट्रैक्शन बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है पार्टिकल्स के बीच में। और एग्जाम्पल है इसका बेटा नेगेटिव डेविएशन का कि 90 ये हो जाएगा 68, हाँ 68% HNO3 और 32% H2O, 68% HNO3 और 32% H2O, ये हमारे पास क्या होता है बेटा, ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल, ये हमें अच्छे से याद करना, ठीक है। अब आता है कंप्लीट करना। 18वां क्वेश्चन देखिए, हमें कंप्लीट करनी है रिएक्शन। ये रिएक्शन सबसे पहले कौन से चैप्टर से आई है, ये रिएक्शन बेटा आई है डी ब्लॉक एलिमेंट से, डी ब्लॉक एलिमेंट से रिएक्शन आई है, ठीक है। अब हम इस रिएक्शन को कंप्लीट कैसे करें, ठीक है। तो 2 हाफ इक्वेशन आपको बनानी पड़ेंगी इस केस में। क्या बनानी पड़ेंगी आपको, 2 हाफ इक्वेशन, ठीक है। एक देखो ये लिख रहा है 2MnO4 नेगेटिव प्लस 10I माइनस प्लस 16H प्लस, तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2Mn को तो इधर लिख देंगे 2Mn2 प्लस, यानी 2Mn2 प्लस लिख देंगे, इधर आ गया नहीं। I को लिख देंगे I2, अब इधर कितने 10I, तो इधर लगा देंगे 5I, तो 5I2 हो जाएगा। इधर हमारे पास क्या है 16H प्लस आया ना, तो यहाँ जोड़ देंगे बेटा 8H2O, ऐसे बैलेंस हो जाएगी ये, ठीक है ना। तो 2Mn इधर हो जाएगा, 2Mn इधर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन इसके अंदर 4 2 जा 8, तो यहाँ पर भी H2O में 8 ऑक्सीजन आ जाएंगी, जब H2O में लिखूँगा यहाँ पर, ठीक है। 16H प्लस 8 दूनी 16H प्लस 5 दूनी 10I, 5 दूनी 10I, और चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। देखो 10I पर माइनस का और 2I का MnO4 पर है, तो टोटल जो नेगेटिव चार्ज है वो है हमारे पास 12 और पॉजिटिव चार्ज है 16, तो इधर भी क्या है 2 दूनी 4, तो उधर भी प्लस का 4, इधर भी प्लस का 4, ठीक है ना। इस प्रकार से बैलेंस कर लेंगे, यानी 2Mn2 प्लस 5I2 प्लस 8H2, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आगे क्वेश्चन है हमारे पास Cr2O7 2 नेगेटिव 6Fe2 प्लस और 14H प्लस, इसे ऐसे करेंगे, इधर जोड़ देंगे, जो क्योंकि Cr है ना वो 2Cr3 प्लस में चेंज हो जाएगा, 2Cr3 प्लस में, ठीक है ना, प्लस ये हमारे पास 6Fe3 प्लस में चेंज हो जाएगा, जो Fe2 प्लस है 6Fe3 प्लस में चेंज हो जाएगा, और इधर जो 14H प्लस है ये बेटा 7H2O में चेंज हो जाएंगे, 7H2O में, ठीक है ना। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, तो इसको बैलेंस कर लेंगे बेटा, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन प्रोपेनॉल, जस्टिफाई और आंसर। आपको आंसर जस्टिफाई करना है। देखिए बेटा सिंपल, देखिए आप कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, आप इसे अपनी एनसीईआरटी से कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ध्यान सुनना, एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लिखा हुआ है, उसके बाद जस्ट एनसीईआरटी के अंदर ये एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है क्वेश्चन, एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ आप अच्छे से देखना और वहीं पे आप क्वेश्चन मिलेगा ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है प्रोपेनॉल ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में क्या होता है बेटा रेजोनेंस के थ्रू जो होता है वो कार्बोनिल कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक बन जाता है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक बन जाता है। तो इसके कारण क्या है जो न्यूक्लियोफाइल है वो प्रॉपर इतनी जल्दी से फास्टली अटैक नहीं करता। तो अच्छे से वहाँ से इसे पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना बेटा वो है हमारे पास है एमीन से, वो एमीन से है। और एमीन से भी क्या है ये हमें कंप्लीशन वाला क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज के अंदर, वहाँ से हम इसको देख भी सकते हैं और मैं भी इसको बता रहा हूँ। देखो CH3CH2Cl की रिएक्शन NaCN के साथ कराई तो A के स्थान पर आ जाएगा CH3CH2CN आ जाएगा, आ रहा है नहीं। और जब उसका रिडक्शन कराएंगे तो CH3CH2 C का जो CN का C है वो CH2 में और NH2 में, यानी टोटल प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2 और NH2, यानी क्या हो जाएगा ये तो क्लोरोइथेन है, फिर बन जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल, फिर बन जाएगा प्रोपेन एमीन बनेगा, है ना, प्रोपेन एमीन। आ रहा है तो ये पढ़ लेंगे। जो बी ऑप्शन है बेटा इसका, इसमें हमें एनिलीन का पहले कराना है डाइएजोटाइजेशन, तो एनिलीन के ऊपर यानी बेंजीन के ऊपर N2Cl आ जाएगा और फिर उसमें फिर हमारा एनिलीन के साथ क्या करा देना, उसका कपलिंग रिएक्शन करा देनी है, कपलिंग रिएक्शन। तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या है तो पहले क्या कराना डाइएजोटाइजेशन फिर कपलिंग रिएक्शन करानी है। कपलिंग रिएक्शन में क्या है एमीन में सबसे लास्ट में दी हुई है, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन सबसे लास्ट में दी हुई है, तो वहाँ से इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ये हमारे पास जो क्वेश्चन आया बी ऑप्शन ये आया है डाइएजोटाइजेशन प्रोडक्ट से, जहाँ पर हमारा डाइजोनियम सॉल्ट लिखा हुआ है, डाइजोनियम सॉल्ट लिखा हुआ है, वहाँ से ये क्वेश्चन है बेटा, है ना, है एक्सरसाइज का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 21। देखो 21 वाला क्वेश्चन देखिए आप, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्वेंट, ये बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्वेंट डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग। देखो डी ग्लूकोज को HCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा साइनोहार्डिन, क्या बनेगा साइनोहार्डिन। ये ग्लूकोज में केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर
थर्ड रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन, ठीक है। Br2 वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे ग्लूकोज की, Br2 वाटर तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, यानी ग्लूकोज में क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। तो ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज से अपने बुक खोल के और अच्छे से पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, और यहाँ पे ये दिए भी हुए हैं, अच्छे से क्या है मार्किंग इसको इनको देखकर और अपने इनको क्या है कंप्लीट भी कर लेना, ओके। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का जिसका मास 180 है, मोलर मास ग्लूकोज का, और उसका फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट हमें दे रखा है। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेम सॉल्यूशन, मोलर कांस्टेंट KF और KB हमें दे रखा है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, इसमें कुछ जो है मैं इसमें फार्मूला लगाऊंगा डेल्टा TF। देखो मैं फार्मूला लगाऊंगा, अच्छा TB वाला, डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा, KB इंटू M। यहाँ से बेटा मैं M निकालूंगा, M कैसे, KB हमें दे रखा है, देखो KB हमें दे रखा है 0.512, ठीक है ना। और डेल्टा TB मैं कैसे निकालूंगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं क्या काम करूँगा, इसमें से 100 को घटा दूंगा तो 0.20 आ जाएगा। तो यहाँ तो मैं लिखूँगा 0.20, कैसे करके 100.20 में से 100 को घटाकर। KB मुझे दे रखा है 0.52, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाई M, यहाँ से मैं M निकाल लूँगा, यहाँ पे M कैसे निकलेगा, 0.20 M निकलेगा बेटा कैसे, पहले फार्मूला मैं इसमें लगा दूंगा, मैंने वही फार्मूला बोला था बेटा, डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा, KB इंटू M। यहाँ से आप M कैलकुलेट करना, KB दे रखा है और डेल्टा T, M आ जाएगा। अब इस M को क्या काम करना, दूसरे वाले पोर्शन में रख देना जब डेल्टा TF निकालो। अब डेल्टा TF कैसे निकलेगा, डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, KF इंटू M। अब M मैं ऊपर से निकाल के लाया हूँ, ठीक है, और KF मुझे दे रखा है 1.86, दोनों की मल्टीप्लाई करके डेल्टा TF आ जाएगा, ठीक है ना। और डेल्टा TF जब आ जाए तो उसको क्या काम, क्योंकि फ्रीजिंग हो रहा है तो उसको क्या काम करना है, वो कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि डेल्टा TF का जो फार्मूला होता है वो एक फार्मूला ये भी होता है T0F माइनस TF। तो T0F होता है 273, तो 273 में से जो डेल्टा TF आए उसको माइनस कर देना, तो यहाँ से क्या हमें TF निकालना है ना, हमें TF निकालना है, तो TF को इधर ले जाऊँगा, डेल्टा TF को इधर ले जाऊँगा, राइट, और कर लेंगे इसको। और आप अच्छे से उसको मार्किंग स्कीम में से देख लेना, वो सेम ही है। अब क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारे पास, ये सॉल्यूशन से क्वेश्चन है बेटा, जो 22 वाला क्वेश्चन है ना, ये सॉल्यूशन चैप्टर से है। कौन से है, सॉल्यूशन, अच्छे से देख लेना ना। क्वेश्चन नंबर 23, कोलरास लॉ। देखो कोलरास लॉ आप याद करना है, कोलरास लॉ में क्या होता है कि हमें यदि किसी कंपाउंड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो उसमें प्रेजेंट आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम कर देंगे, उसमें प्रेजेंट आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का क्या कर देंगे बेटा, सम। उसमें जो कैटायन और एनायन प्रेजेंट है उनमें आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम कर देते हैं, यही होता है कोलरास लॉ, ठीक है। आगे देखते हैं, अच्छे से पढ़ लेंगे। कोलरास लॉ देखो स्टेटमेंट है, बुक में लिखा होता है, हर बुक में लिखा होता है, पढ़ लेंगे। फैराडे लॉ को पढ़ लेंगे। फैराडे लॉ ये कहता है कि जब हम क्या है इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जितना जमा होता है वो उतना जमा होता है जितना हम चार्ज पास करते हैं। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स अमाउंट ऑफ चार्ज पास इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये भी अच्छे से पढ़ना है। देखो बी वाला ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, हमें एक्स और वाई दे रखे हैं और उनके दे रखे हैं बेटा एक्स और ये कह रहा है E0 वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई गिवन बिलो और प्रेडिक्ट विच इज़ बेटर कोटिंग फॉर द सरफेस ऑफ ओवर आयरन टू प्रिवेंट कोरोजन। वो पूछ रहा है इनमें से बेटर कोटिंग किसकी करें। देखो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की जाती है, जैसे आयरन है, आयरन का नेगेटिव पोटेंशियल कितना दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस के 0.44, तो इससे ज़्यादा जो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है वो है एक्स का, तो एक्स की कोटिंग कर सकते हो आप, क्योंकि एक्स ही आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव, वाई आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। तो कोटिंग कर देंगे हम आयरन की, राइट। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक्स, क्योंकि उसका मोर रिडक्शन पोटेंशियल है, रीजन भी ये लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 24 है। 24 वाला क्वेश्चन जो आया है वो आया है केमिकल काइनेटिक्स से। तो केमिकल काइनेटिक्स में इसमें बेटा हमें फार्मूला लगाना है log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303R
2.303 आर, ठीक है ना, और ब्रैकेट में लगा देंगे T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें K1 K2 कैसे निकले, उसके लिए उसने दे रखा है कि एक रिएक्शन 50% कंप्लीट होती है 20 मिनट में, तो यहाँ पर K का फार्मूला लगाएंगे, K1 का फार्मूला 0.693 अपॉन एक बार 20 मिनट, 20 का डिवाइड कर देंगे, एक बार वो 50% कंप्लीट होती है 5 मिनट में, एक बार 5 का डिवाइड कर देंगे K2 में, तो K1 तो 0.693 अपॉन 20 और K2 0.693 अपॉन 5। ऐसे K1 K2 निकाल के E निकालनी है। R की वैल्यू 8.314 दे रखी है और टेम्परेचर दोनों दे रखे हैं, वैल्यू पुट करके आंसर लेके आ जाएंगे बेटा, है ना। ये आपको ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 25। देखिए 25 वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, वो पूरा है कॉपर है जे एक्सेप्शनली, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कॉपर वाला, ठीक है। कॉपर की जो है E0 M2 प्लस M ज़्यादा होती है, एक्सेप्शनली ज़्यादा होती है, तो उसका रीज़न होता है हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, लो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, बस। विच इज एलिमेंट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई, ठीक है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन ज़्यादा एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, तो इसमें Cr लिख देंगे बेटा, ठीक है। जिंक सॉल्ट आर कलरलेस, क्योंकि नो अनपेड इलेक्ट्रॉन नो डी ट्रांजिशन, इसलिए कलरलेस होते हैं, बस। नो अनपेड इलेक्ट्रॉन लिख देना, नो डी ट्रांजिशन लिख देना। आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ से अब अच्छे से पढ़ लेना इसको अब अच्छे से पढ़ लेंगे ना, सारे मार्किंग स्कीम जो भी दी हुई है, इसको बेटा अच्छे से देख लेना, एक एक क्वेश्चन को पीछे से, ठीक है, और अपना आंसर देख लेना ना, सबको याद कर लेना। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 फिर हमारा हेलो एल्केन से है बेटा, ये डायरेक्ट है। ये हेलो एल्केन्स के अंदर बेटा दे रखे हैं, इंटेक्स क्वेश्चन है, ये भी एक शुरू में ही इंटेक्स क्वेश्चन दे रखा है, ये भी उसी का पार्ट है, ये भी वहीं से लिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या काम करना है, फर्स्ट वाले में यहाँ से इस वाले, देखो ये जो है ना, ये वाला जो कार्बन है, यहाँ से आपको एक हाइड्रोजन हटाना है और उसके स्थान पर Br जोड़ना है, बस। एक हाइड्रोजन हटाकर एक हाइड्रोजन यहाँ कम कर देना, ठीक है ना। जब आप एक हाइड्रोजन कम कर दोगे और उसके स्थान पर आप क्या जोड़ दोगे, Br जोड़ दोगे, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले केस में ये जो हमारे पास बी वाला ऑप्शन है, इसमें क्या है, हमें मार्कोनिकॉफ लगाना है, तो हमें Br को तो जोड़ना है जिस कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है। देखो इस कार्बन से तो जोड़ देना Br, ये जो कोने वाला कार्बन है जिससे CH3 जुड़ा हुआ है रिंग में, ठीक है, और H को जोड़ देना यहाँ पर इस वाले कार्बन से, ये वाला जो है, ठीक है। तो यहाँ जुड़ जाएगा हमारे पास क्या, H, और यहाँ जुड़ जाएगा Br, डबल बॉन्ड हमारा हट जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, HClH, तो यहाँ से ये वाला OH हटेगा बेटा, ये वाला OH हटकर Cl आ जाएगा उसके स्थान पर, तो यह इस प्रकार से प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आएगा इसमें बी ऑप्शन। देखो बी वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें कन्वर्जन है, क्लोरोबेंजीन से बनाना है हमको बाईफिनाइल। देखो क्लोरोबेंजीन से बाईफिनाइल बनाना है, तो आप इसको इसमें लगानी है आपको फिटिक रिएक्शन। ध्यान रखना अच्छे से, फिटिक रिएक्शन पहले याद करो और याद करके इस क्वेश्चन को कर लेना। मैंने बता दिया फिटिक रिएक्शन लगेगी, तो अच्छे से पढ़ लेना। हेलो एल्केन में ही फिटिक रिएक्शन है, 2 मोल लेंगे क्लोरोबेंजीन के, बी बीच में 2Na और दोनों को हटाकर बाईफिनाइल बना देंगे। प्रोपीन से बनाना है बेटा हमें आयोडोप्रोपेन। देखो प्रोपीन से आयोडोप्रोपेन बनाना है, तो प्रोपीन से पहले क्या काम करो, प्रोपीन लिखो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर उसकी HBr के साथ रिएक्शन करा दो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है, तो पहले कार्बन पे Br जोड़ना है, दूसरे पे जोड़ देना H, ठीक है ना। फिर क्या है, इसमें फिनक्लिस्टन रिएक्शन लगा देना, Na I के साथ रिएक्शन करा के Br के स्थान पर I आ जाएगा। अब आ जाइए सी ऑप्शन में, 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूटोइन बनानी है। इसमें आपको करना है बेटा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आप बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को पढ़ो अच्छे से, ठीक है, और वहाँ से इस क्वेश्चन को कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास 27 में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। देखो एल्कोहल है, प्राइमरी एमीन है और सेकेंडरी एमीन है। हमें पता है कि सेकेंडरी, देखो एल्कोहल से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एमीन का हमेशा, और जब एमीन में ही बात आती है तो प्राइमरी एमीन का ज़्यादा होता है। इसका मतलब है सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे कम हो जाएगा हमारा सेकेंडरी एमीन का, तो सबसे पहले सेकेंडरी एमीन आना है, उसके बाद प्राइमरी एमीन आना, उसके बाद एल्कोहल आना है। मतलब जैसे है ना ये, बस यहाँ पर हमें एक वो लगाना है इस प्रकार का साइन, और हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अरेंज हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास नेक्स्ट, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। देखो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में हम एरोमेटिक प्राइमरी एमीन क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है एल्काइल हैलाइड्स के अंदर, जो हम क्या है वो एराइल हैलाइड्स के अंदर। जो हम क्लोरोबेंजीन लेंगे ना उसे बनाने के लिए, वहाँ पर क्या है CCl बॉन्ड क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, जिससे बॉन्ड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग।
एमीन एमाइड आर लेस बेसिक देन एमीन। जो एमाइड होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं, क्योंकि एमाइड में क्या होता है, लॉन पेयर्स एमाइड होता है RCONH2। तो CO की तरफ जो है ना, जो CO है वो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड टूट कर ऊपर जाएगा ऑक्सीजन के पास। जैसे ये हमारे पास RC और डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास है NH2। तो ये कम बेसिक है, क्यों? क्योंकि इसके लॉन पेयर जो है ना, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव, तो इसके लॉन पेयर इधर आ जाएंगे नाइट्रोजन के, ना कि डोनेट करेगा। इसके कारण ये लेस बेसिक हो जाएगा। एमीन ज़्यादा बेसिक होते हैं, क्योंकि एमीन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर है बेटा 28। देखो 28 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटिव प्रोटीन एंड डीनेचर्ड प्रोटीन। देखो नेटिव प्रोटीन का मतलब बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन, ठीक है, और डीनेचर्ड प्रोटीन का मतलब क्या है, जब प्रोटीन की pH चेंज कर दें, केमिकल डालें उस पर, या फिर क्या होता है अदर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को यदि हम क्या काम करें, उसमें चेंज करें, टेम्परेचर चेंज करें, उसमें केमिकल चेंज करें या pH चेंज करें, तो वो प्रोटीन कहलाती है डीनेचर्ड प्रोटीन। तो डीनेचर्ड प्रोटीन होती है बायोलॉजिकली इनएक्टिव, और नेटिव प्रोटीन होती है बायोलॉजिकली एक्टिव। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर इसके आता है बेटा B। देखो B क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइसैकेराइड। देखो डाइसैकेराइड पता है कौन है इसमें, ना तो ग्लूकोज है, ठीक है, ना ही इसके अंदर क्या है हमारे पास एमाइलोज है, ना फ्रक्टोज है। इसमें केवल डाइसैकेराइड है लैक्टोज होता है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, 3 होते हैं डाइसैकेराइड। विच विटामिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। वो होता है विटामिन K। कोगुलेशन ऑफ ब्लड में कौन आता है, विटामिन K। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अच्छे से पढ़ लेना इनको। लैक्टोज लिख रहा है, विटामिन K, सारे डेड वो सब चीज़ लिखी हुई है, अच्छे से पढ़ लेना ना। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 29 को, इसको पैराग्राफ को आप पढ़ लेना, जो पैसेज दे रखा है, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास A, व्हाट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो होता है जो रिवर्सिबल होता है, स्लो होता है, ठीक है ना, रिवर्सिबल भी होता है और स्लो होता है, उसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। डिफाइन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस मोर देन वन स्टेप। ठीक है ना, ऐसी रिएक्शन होती हैं जो मोर देन वन स्टेप में होती हैं, उन्हें बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे SN1 रिएक्शन हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, क्योंकि वो 2 स्टेप में होती है। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। यही हमने पढ़ा था। आगे क्वेश्चन है B ऑप्शन में, व्हाट इज मॉलिकुलरिटी एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ऑर्डर इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प। देखो क्योंकि मॉलिकुलरिटी क्या होती है, मॉलिकुलरिटी हमारे पास एक थ्योरेटिकली डिटरमाइंड वैल्यू है, जबकि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। ऑर्डर को बेटा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। इसके कारण क्या है, मॉलिकुलरिटी केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होती है, जबकि ऑर्डर होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल X to Y फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। यदि कंसंट्रेशन 3 टाइम्स कर दी जाए तो रेट कितने टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है केमिकल काइनेटिक्स के, इंटेक्स क्वेश्चन है बेटा, वहाँ से इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 इक्वेशन बना लेना, इसमें आपको 2 इक्वेशन बनानी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे मुझे R1 है, तो R1 क्या हो जाएगा K, R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा K, और R की पावर क्या हो जाएगा, मैं मान लेता हूँ इसमें 2, R की पावर 2। ठीक है, R की पावर 2। अब की बार R को क्या कर दिया, 3R कर दिया, तो R2 क्या हो जाएगा, R2 बराबर K, और जब मैं 3R लिखूँगा तो 9R² हो जाएगा। ठीक है, जब डिवाइड करूँगा तो R से R कट जाएगा। ठीक है, तो जब मैं R2 की वैल्यू निकालूंगा ना, R2 की वैल्यू, ठीक है, तो वो हो जाएगा 9R1, तो 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट मान लेंगे, इस वाली इक्वेशन को सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट का डिवाइड कर देंगे, तो K से K कट जाएगा। ठीक है, R2 से R2 कट जाएगा, वैसे को 9 बचेगा, तो 9 की मल्टीप्लाई R1 में कर देंगे, तो वहाँ से आ जाएगा ये वाला रिलेशन, तो 9 टाइम्स हो जाएगा, है ना, कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 30। देखो 30 क्वेश्चन में क्या करा है, फिनॉल की कुछ ऐसे प्रकार से कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं, और ये डायरेक्ट हैं। ठीक है, देखो पहली रिएक्शन हमें दे रखी है, व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद Br2 + CH2। Br2 और CH2 के साथ रिएक्शन करेगा तो 2 ब्रोमोफिनॉल, और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा 4 ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो और पैरा हो गया। जब कंसनट्रेट के साथ रिएक्शन कराओगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा, पिक्रिक एसिड बनेगा, कर लेना। वाई फिनॉल डज नॉट अंडरगो प्रोटोनेशन इजीली। देखो फिनॉल प्रोटोनेशन इजीली क्यों नहीं होता, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू क्या हो जाता है, उसके लॉन पेयर रिंग में चले जाते हैं, तो उस पर क्या है, अपना खुद का ही पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो बाहर से प्रोटॉन वो गेन नहीं करता है, राइट, रेजोनेंस के थ्रू। विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, फिनॉल और क्रिसॉल। तो बेटा फिनॉल आएगा इसमें स्ट्रॉन्गर एसिड में। ठीक है, क्योंकि क्रिसॉल जो होता है ना, क्रिसॉल
OH बॉन्ड की पोलैरिटी घटा देता है, क्योंकि क्रिसॉल में क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH और साइड में CH3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो OH बॉन्ड की पोलैरिटी घटा देता है। तो कौन सा एसिड हो जाएगा, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक नेचर को घटाते हैं। राइट द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म रीमर टीमन रिएक्शन। देखो रीमर टीमन रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है, उसका IUPAC नेम लिखना है। अब रीमर टीमन रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता क्या है, बेंजीन के ऊपर क्या बन जाएगा बेटा, CHO, और साइड में क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा वैसा। यहाँ लिखेंगे 2 1, यहाँ से नंबर डालेंगे 1 2 हाइड्रोक्सी और बेंजल्डिहाइड या बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ऐसे लिख देंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या बेंजीन 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 31 क्वेश्चन है, राइट द सेल रिएक्शन। ये बेटा है हमारे पास कौन सा, ये हमारे पास क्वेश्चन जो आया है ये है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से यहाँ से नस्ट इक्वेशन लगानी, सब बच्चों को ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता होगा। राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नस्ट इक्वेशन आपको अप्लाई करनी है और क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसका बेटा, इसका बी पार्ट है, ऑन द बेस ऑफ E0 वैल्यू O2 गैस शुड बी लिबरेटेड एनोड। O2 निकलनी चाहिए, निकलती CO2 है, और इसका रीजन बेटा ओवर पोटेंशियल, बस और कुछ नहीं है। कंडक्टिविटी ऑफ CH3 शुगर डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, क्योंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है डाइल्यूशन के द्वारा। डाइल्यूट करते हैं, कंडक्टिविटी इसकी घटती चली जाती है। कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से बेटा घटती भी है, क्योंकि क्या होता है, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम घट जाते हैं। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, 31 क्वेश्चन देखेंगे। 31 क्वेश्चन है हमारे पास, एनोड कैथोड रिएक्शन दे रखी है, ये आपको करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अच्छे से याद कर लेना इसको, ये बैटरी से क्वेश्चन है, लेड स्टोरेज बैटरी से है क्वेश्चन है ये, और वहाँ से बुक खोल के अच्छे से दोनों रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना वहाँ पे ना। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कंटेनिंग इतने मोलर K2Cr2 और इतने मोलर, ये भी बेटा हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन भी E0 से नस्ट इक्वेशन से, इसको भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, ये है हमारे लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर नॉट नोन, तो लिख देंगे लो CFSC, या सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती उनके पास जिससे कि पेयरिंग हो सके, ऐसे कर लेना है, नो सफिशिएंट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो ये है हमारे पास, कौन सा क्वेश्चन था ये, 32 का ए, तो 32 का ए ये रहा। ठीक है, तो 32 का ए जो है हमारे पास ये है कि द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी आर नॉट सफिशिएंट लार्ज, या CFSC ज़्यादा नहीं होती, बस ये ध्यान रखना है, फॉर पेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे हमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखेंगे पीछे क्वेश्चन, ये हो गया ना 32। अब ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट कि CO2+ इजीली ऑक्सीडाइज टू CO3+ इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ना वो CO2+ को इजीली ऑक्सीडाइज कर देता है CO3+ में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स इजीली ऑक्सीडाइज कर देता है किसको बेटा, CO2+ को CO3+ में, और इसका रीजन हो जाएगा आपका 32 क्वेश्चन का रीजन है, 32 क्वेश्चन है हमारे पास, ये हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड D7 इज कन्वर्टेड इनटू मोर स्टेबल D6। ठीक है, तो ये इसमें लिख देंगे बेटा, है ना, ये इसमें हम लिख देंगे। ये क्वेश्चन पहली बार आया है। ठीक है, और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना इसको, CO2+ इजीली ऑक्सीडाइज CO3+, क्योंकि D7 से D6 बन जाता है, और D6 ज़्यादा होता है स्टेबल, क्योंकि T2G3 बनता है, T2G6, और T2G6 ज़्यादा स्टेबल होता है। ये इसका रीज़न ये है T2G6, क्योंकि मैं भी कन्फ्यूज हो गया, क्योंकि D7 D6 में तो D6 बनने से क्या है, T2G6 बन जाता है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब आ गया C, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। देखो इस कॉम्प्लेक्स में कौन सी आइसोमेरिज्म, दोनों कॉम्प्लेक्स कौन सी है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो 2 ब्रैकेट होते हैं ना बेटा, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म याद रखना, रट लो इस बात को। डी ऑप्शन है, वाई सॉल्यूशन दिस इज ग्रीन एंड दिस सॉल्यूशन इज कलरलेस। देखो इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है CN, तो पेयरिंग नहीं होगी। इसमें क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है वाटर, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसमें पेयरिंग हो जाएगी सारे इलेक्ट्रॉन्स की, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। इसमें क्या हो जाएगा, पेयरिंग नहीं होगी, वीक फील्ड लिगेंड, तो फ्री इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जिससे DD ट्रांजिशन हो जाएगा इसमें, इसलिए ये ग्रीन कलर का, ये कलरलेस, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये वीक फील्ड। IUPAC नेम आपको बताना है, बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन होता है। पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज अ मीन बाय चीलेट इफेक्ट। देखो चीलेट इफेक्ट क्या होता है कि चीलेटिंग लिगेंड नॉन चीलेटिंग लिगेंड से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यही चीलेट इफेक्ट कहलाता है।
द चीलेट इफेक्ट क्या कहलाता है? द चीलेटिंग लिगेंड इज मच मोर स्टेबल देन नॉन चीलेटिंग लिगेंड, दिस इफेक्ट इज नोन एज चीलेटिंग इफेक्ट, राइट। एग्जाम्पल आप बता देना, कोई भी वो C2O4 का एग्जाम्पल एक कॉम्प्लेक्स लेके या EN लेके, जैसे बड़े ब्रैकेट में मैंने बोल दिया CO, EN का होल थ्राइस ब्रैकेट बंद 3+, ये ज़्यादा स्टेबल है, और CO और NH3 का होल 6 ब्रैकेट बंद और 3+, ये कम स्टेबल है, क्योंकि क्या है, वो चीलेटिंग है। राइट द हाइब्रिडाइजेशन मैग्नीट्यूड, देखो Fe है मेरे पास, ये Fe CN का होल 6 4 नेगेटिव, तो ऐसे केस में क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहाँ से क्या काम करेंगे, Fe, अब इसमें जो वैलेंसी है Fe की वो 2+ है, कॉन्फिगरेशन Fe का होता है 3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, D में 6 इलेक्ट्रॉन बचे, 6 को मैंने क्या काम कर दिया, 3 में भर देंगे, ठीक है ना। जब इसमें हाइब्रिडेशन दिखाना पड़ेगा D2sp3, तो राइट द हाइब्रिडेशन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन आ जाएगा बेटा D2sp3, हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, D2, क्योंकि स्टॉक फील्ड लिगेंड है तो D2sp3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा डायामैग्नेटिक, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, PtCnH3 डज नॉट विद AgNO3 व्हाट विल बी द फार्मूला। देखो AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसका फार्मूला है सारे के सारे Cl अंदर लेने हैं, Pt और NH3 भी का होल ट्वाइस, ये भी अंदर लेना है, और Cl2 भी अंदर लेना है, Cl2 भी अंदर, ये फार्मूला आएगा, क्योंकि Cl बाहर होता तो AgCl के साथ रिएक्शन हो जाती। अब आता है मेरे पास 33 क्वेश्चन, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, इथेनॉल से ब्यूटेनॉल बनाना है, तो इसमें लगानी है बेटा आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अच्छे से पढ़ना, तो 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के लेके ब्यूटेनॉल बना लेना। प्रोपेनॉइक एसिड से इथेन बनाना है, देखो प्रोपेनॉइक एसिड है हमारे पास, अब प्रोपेनॉइक एसिड से हमें बनाना है बेटा इथेन, ठीक है। तो पहले प्रोपेनॉइक एसिड से हमें बनाना है इथेन, तो सबसे पहले हम इसको NH3 के साथ हीट करेंगे बेटा, NH3 के साथ क्या करेंगे, हीट। जब NH3 के साथ हीट करोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, CH3 प्रोपेनॉइक एसिड, यानी हमें एक कार्बन कम करना है, तो बन जाएगा CH3CONH2। जब CH3CONH2 बन जाएगा तो फिर हम लगाएंगे इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन लगाओगे तो बन जाएगा मेरे पास ये CH3CH2NH2, यानी एमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, एमीन। और फिर एमीन से बनाना है हमको, एमीन से हमको इसको कन्वर्ट कर देना है बेटा एल्कोहल में, फिर NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करा देना, फिर हाइड्रोलाइज कराने से तो ये बन जाएगा इथेनॉल। जब ये इथेनॉल बन जाएगा बेटा, फिर इसको कन्वर्ट कर देना, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना, किस में, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में इथेनॉल का क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन, CrO3 के साथ, तो CH3CHO बन जाएगा। फिर इसमें लगा देना आप CH3CHO बन जाए तो इसमें लगा देना आप क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन से फिर आपका एल्कीन बन जाएगा। ऐसे कर देंगे इसको, ठीक है। जैसे मैंने बोला अच्छे से एक बार जो मैंने बोला उसको लिख के अच्छे से पढ़ लेना। अब आ गया बी ऑप्शन, बी क्वेश्चन है, एक एल्कीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट C5H10 है, ओजोन लाइसिस करा, 2 कंपाउंड बने B और C, कंपाउंड B गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट एंड आल्सो रिएक्ट विद द आयोडीन NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। कंपाउंड C डज नॉट गिव्स फेलिंग टेस्ट बट फॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड A, B एंड C। देखो C5H10 एक को हमें एल्कीन बनानी है, तो हम क्या काम करेंगे, एक एल्कीन बना ली मैंने, जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, ये मैंने एल्कीन बना ली। इस बॉन्ड को तोड़ दो, ठीक है ना, लेकिन मुझे इसमें ये बनाना है, हाँ, तो इसमें 2 ये कंपाउंड बनेंगे, CH3 CH2 CHO, इधर आ जाएगा, यहाँ पर O आ जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा, CH3 CHO बनेगा। तो एल्कीन से 2 कंपाउंड बन गए। देखो एक कंपाउंड क्या है, B जो है, और C बना, कंपाउंड B फेलिंग टेस्ट देगा, ये फेलिंग टेस्ट देगा, ये दोनों, और दोनों दे भी रहा है, नीचे भी दोनों फेलिंग टेस्ट दे रहा है, लेकिन ये वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा और ये वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि इसमें CO से CH3 जुड़ा हुआ है, इसमें CO से CH3 नहीं जुड़ा हुआ है। तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल इसके आंसर हो जाएंगे बेटा, है ना, अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड A है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H वाज हाइड्रोलाइज, ये हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से है बेटा, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चन है, ठीक है, और डायरेक्ट है, 10वां 11वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो ये कोई कंपाउंड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, मतलब एस्टर है, ये एस्टर बना लेंगे 4 कार्बन का, 4 इधर 4 इधर, ठीक है। हाइड्रोलाइज कराओगे तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे 4 कार्बन का, एक एल्कोहल बनाएंगे 4 कार्बन की। अब जब एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। और जब क्या काम करोगे, उस एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करोगे तो ब्यूट 1 इन बन जाएगी,
तो ABCD ये तुम क्या काम करना कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड निकालना, उसकी एक्सरसाइज निकालना, और एक्सरसाइज में ये शायद 10 या 11 वाला क्वेश्चन है, अच्छे से उसको वहाँ से पढ़ लेना और उसके पूरे सॉल्यूशन को कर लेना। ये ज़्यादातर क्वेश्चन बेटा NCERTs के हैं, हमें उनको केवल क्या काम करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और ये हमने अच्छे से कर लिया बेटा। अच्छे से आपको क्या है, ये अच्छे से देखना है पेपर और कर लेना है। ठीक है, ओके।